Student, let's go to the chapter first, science, chemistry, chemical reaction and equation. The chemical reaction having the different part, the reactant, arrow, product, conservation of mass, chemical reaction and the chemical equation. Here हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, reactants and the product. What are the reactant and what are the product? When the reactant are combined with each other, they form a product. ठीक है, वो क्यों प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं? बिकॉज इनके जो बॉन्डिंग होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और नई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो वो नई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है और जो प्रोडक्ट बना है वो किसी भी प्रोसेस से आपका ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंट्रीफ्यूज या हम सेंट्रीफ्यूज करें या हम इस पर आपका डिस्टिलेशन करें या फिल्ट्रेशन करें तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए, वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, रिवर्स नहीं होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है। अब हमने देखा कि रिएक्टेंट में हमने एक एरिया बना रखा है, तो ये हमारा एक रिएक्टेंट एरिया होता है और ये हमारा एक प्रोडक्ट एरिया होता है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड एरिया भी कहते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड एरिया भी कहते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके बीच में हमने एक एरो लगाया। एरो का जो आपका टेल होता है वो रिएक्टेंट एरिया को डिफाइन करता है और एरो की पीक डिफाइन करती है प्रोडक्ट को। ये एक वन वे प्रोसेस होती है और इसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी लिखी जा सकती हैं। ठीक है, कि रिएक्टेंट किस कंडीशन में इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो फंडा होता है वो फंडा बेसिकली डिपेंड करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि इस प्रोसेस में जितने रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं क्या उतने ही प्रोडक्ट हमारे बने हैं कि नहीं बने हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ये कहता है यानी यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट भी दें। ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इस सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन में जाने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है। मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एटम और मॉलिक्यूल। एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O को आप जानते होंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यहाँ पर ये एलिमेंट हैं, ये हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होता है। ये वाटर का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और इसमें जो आपके एटम्स हैं वो एटम्स क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक, तो एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में आप कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा। एलिमेंट अगर हम कहें कि एटम कंबाइन होके ही, एटम्स कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन और मॉलिक्यूल बनाए तो ये आपका एटम से ही मॉलिक्यूल बनते हैं। और जो एटम्स होते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स, एटम और मॉलिक्यूल ये आप समझ गए होंगे। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया है। अब हम करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो हम ये जानें। केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस में रिएक्टेंट्स हमारे कंबाइन होते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है वो हमारा डिफाइन करता है केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ आप देखिएगा, जैसे हमने लिखा है आयरन पाउडर, स्टीम, आयरन पाउडर जब कंबाइन होता है स्टीम वाटर से, देन द फेरस ऑक्साइड विल बी ऑप्टेन एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेट। तो ये एक पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है और ये नहीं लिखा है, ये लिखा है कि इसने मिलकर क्या बनाया, कितना बनाया, कैसे बनाया, उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ आयरन के, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ने कंबाइन होकर कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्साइड दिए हैं, फेरस ऑक्साइड दिए हैं और कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं। तो ये हमारा होता है, जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल करना, दोनों साइड को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। अब ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ Fe लिखा है, ये Fe क्या है, ये हमारा एलिमेंट है आयरन का। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्टीम वाटर, ये क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। जब F और इस हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये मैंने वाटर का एलिमेंट लिखा है, वाटर का एलिमेंट में हाइड्रोजन लिखा है, ये वाटर के एलिमेंट में ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एलिमेंट लिखा है। ठीक,
अब इसने कंबाइन होकर हमारा क्या दिया है Fe3O4 और हाइड्रोजन। इसी का मैंने ये केमिकल फार्मूला लिखा है, जो आपका यहाँ पर ऊपर एक लाइन ली है, इन सब के केमिकल फार्मूले को मैंने यहाँ लिखा है। अब इसमें आप देखिएगा कि Fe के कितने यहाँ पर एटम्स हैं। Fe के 3 एटम्स यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है एटम और यहाँ पर 4 एटम्स हैं, यानी कि ये इनबैलेंस हैं, अभी ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल जब हम करेंगे उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने आपका बॉक्स को ड्रॉ करना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी रिएक्शन में, इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी भी एलिमेंट्स हमारी रिएक्शन में, उनमें हमने क्या करना है, बॉक्स क्रिएट करना है। जैसे हमारे पास है आपका यहाँ पर Fe, हमने बॉक्स क्रिएट कर लेना है स्टेप 1 में हमने बॉक्स क्रिएट करना है। मैं अभी करके बताता हूँ इसको पूरा। अब हम स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में हमारा क्या है, बॉक्स फॉर्मेशन है। बॉक्स फॉर्मेशन क्या कहता है कि बॉक्स में हमने यहाँ Fe प्लस H2O और Fe3O4 और हाइड्रोजन के ऊपर बॉक्स बना दिए। बॉक्स इंडिकेट कर रहे हैं कि Fe से क्या बन रहा है और वाटर से क्या बन रहा है। स्टेप 2 में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि अब हमने मेक टेबल फॉर एलिमेंट ऑफ एटम, यानी कि अब इस प्रोसेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास कितने एलिमेंट है, Fe एक एलिमेंट, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट। अब उसके कितने एटम्स हैं इसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट हैं, कितने एटम्स हैं हर एक एलिमेंट्स के, और राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं हर एक एलिमेंट में, यानी प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं और रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं। जैसे हमारे पास Fe के बारे में बात करें, चाहे इस प्रोसेस को ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, एक ही बात है। Fe के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये था, इसमें कितने एटम्स हैं 1, और बने कितने 3, ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है। और हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं और बने कितने हैं, 2 ही बने हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं और ऑक्सीजन के बने कितने हैं, 4 बने हैं। अब हम लोग एक एक एलिमेंट को लेंगे और उसको बैलेंस करते जाएंगे, यही हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। अब स्टेप 3 के फर्स्ट पॉइंट में हमने एटम ऑफ ऑक्सीजन को, यानी कि एटम ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दी कि ऑक्सीजन कहाँ रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में वो क्या बना रहा है। हम ऊपर इक्वेशन में देखते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन में देखते हैं कि आयरन ने वाटर के साथ रिएक्शन करी है और साथ में क्या बनाया है, Fe3O4, यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ यहीं दिख रहा है। तो मैंने इस वाले पोर्शन को ही उठाया है कि जहाँ पर ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हाइड्रोजन वाटर जो है मॉलिक्यूल है वो Fe3O4 बन रहा है, यानी कि एक O से 4 O बन रहे हैं। तो यही इसी को हमने यहाँ लिखना है कि हमारे रिएक्टेंट, यानी इस साइड में रिएक्टेंट में इनिशियल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो वो हमारे पास रिएक्टेंट में 1 एटम्स है और प्रोडक्ट में कितने हैं, हमारे पास 4 हैं। अब बैलेंस किस साइड करना है, हमें बैलेंस करना है इस साइड, यानी कि रिएक्टेंट की साइड पे। तो हम लेके आते हैं कि हमें है हमारे पास 1 और बैलेंस कितने करने हैं, 4 से। तो हमारे पास यहाँ पर 4 हो गए, ठीक। यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या आई, अब ये इक्वेशन आई कि मेरे को Fe प्लस ये है मेरा H2O, ये है मेरा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ये इक्वेशन थी। अब हम इस इक्वेशन को देखो कैसे किस तरफ से करते हैं। रिएक्टेंट में वाटर के कितने हैं, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में पास ऑक्सीजन ने कितने करने हैं, ऑक्सीजन के 4 करने हैं। 4 करने का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 4 मैंने करे, ठीक। ये मैंने रिएक्शन में करे 4, कितने करे, ये मैंने करे 4, ठीक। तो ये मेरे पास अब जो इक्वेशन आई वो ये आई कि यहाँ पर देखिए मेरे ऑक्सीजन के बैलेंस हुए कि नहीं हुए, ठीक। ऑक्सीजन के बैलेंस हुए 4, ये देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस हो गए। अब हम इस इक्वेशन को लेंगे अपने स्टेप 3 के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आपका बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, फिर हाइड्रोजन करेंगे और फिर तीसरा एलिमेंट आयरन करेंगे। तो अब करते हैं हम अपने हाइड्रोजन को बैलेंस। अब सेकंड स्टेप में, थर्ड के सेकंड स्टेप में हम लोगों को हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। इक्वेशन ऊपर वाली जो बैलेंस की थी हमने, इनिशियल बैलेंस की है, उसी को लेके चलेंगे कि Fe के 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
जो है आपका Fe3O4 और हाइड्रोजन दे रहे हैं। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ पर रेड लाइन से इंडिकेट किया है कि अब मुझे किसको बैलेंस करना है, अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इसमें कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 4 2 जा 8। तो इनिशियल में आपके यानी कि रिएक्टेंट पोर्शन में कितने हैं, 8 हैं। और आपके जो आपका RHS साइड में है या प्रोडक्ट में है उसमें कितने हैं हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन हैं 2। यानी कि यहाँ कहाँ पे ज़्यादा है हाइड्रोजन, ज़्यादा है आपके यहाँ पर। बैलेंस किसे करना है, इस वाले पोर्शन को। तो अब मैं इक्वेशन को यहाँ बैलेंस करूँगा प्रोडक्ट वाली साइड पे। यानी कि मुझे 8 लाने के लिए, 2 से 8 लाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे 8 हो जाएंगे। यानी कि नई इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, नई इक्वेशन मेरी बनेगी Fe प्लस 4H2O, ये साइड बैलेंस है ही। अब मेरे को यहाँ बैलेंस करना है Fe3O4 तभी बना ही है, और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ करने कितने हैं, 8 करने हैं, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन। ये आपकी अब आई नई इक्वेशन। इसके बाद हम चलेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में अब हमारे पास केवल बचा है आयरन। ऑक्सीजन हो चुका, हाइड्रोजन हो चुका, अब हम करेंगे आयरन को बैलेंस। अब हम स्टेप 3 के थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं, जिसका हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है आयरन का या फेरस का। ठीक है, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि Fe कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में बने हैं, Fe3। तो इनिशियल में रिएक्टेंट में कितने हैं हमारे पास, Fe के 1 एटम है और प्रोडक्ट में हमारे पास 3 बने हैं। यानी कि हमें बैलेंस कहाँ करना है, रिएक्टेंट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड में हम क्या करेंगे, 1 को 3 करने के लिए 1 × 3 कर देंगे। यानी कि जो यहाँ पर मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब जो मेरी नई इक्वेशन आएगी, वो नई इक्वेशन क्या आएगी कि 3 तो है मेरे Fe के, ठीक है, 3 Fe के हैं, प्लस 4 क्या है मेरे H2O के, ठीक। और ये मेरे बने Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन के। अब हम देखते हैं क्या ये बैलेंस हुए कि नहीं हुए। मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि इन सब में ब्रैकेट्स लगाइएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए। तो हमारे पास यहाँ ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गई, हम इस पर चलते हैं कि Fe के 3 हैं और वाटर मॉलिक्यूल के 4 हैं और Fe3O4 और 4 हाइड्रोजन के यहाँ पर हमारे पास एटम्स आ गए। अब हम एटम को देखें कि ये हुए कि नहीं हुए, बैलेंस हुए कि नहीं हुए। Fe के कितने हैं, 3, Fe के 3। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 2 जा 8। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अभी इसमें एक स्टेप और है जिसमें हम इसके स्टेप्स लिखेंगे कि ये आपका स्टेप, सॉरी, इसमें हम लिखेंगे कि इसकी स्टेट्स क्या है, ये किस स्टेट का है। जो हमने पहले लिख दिया था कि आयरन पाउडर यानी कि सॉलिड स्टेट का है, स्टीम वाटर यानी कि वाटर स्टीम फॉर्म में है, और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमारा गैस फॉर्म है। बस इतना ही लिखना है, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमने रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरी क्या थी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आयरन पाउडर जो कि सॉलिड फॉर्म में था, जब हमने स्टीम वाटर से इसको ट्रीट किया। जो स्टीम वाटर क्या है अपने आप में गैसेस फॉर्म में है, स्टीम वाटर जो है आपके गैसेस फॉर्म में है, तो यह है गैसेस फॉर्म में, ठीक। और फेरस ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में बना और हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म में लिबरेट हो गई। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आयरन पाउडर यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में स्टेट लिख रहे हैं अब हम, और स्टीम क्या है, स्टीम आपका गैस फॉर्म में है। आयरन जो आपका फेरस ऑक्साइड बना है वो सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में। तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन, हमारी रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।